हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मेरे चैनल गणित दर्शन में। और मैं आज बात करने वाला हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में। प्रतिलोम त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति फलन, इसके बारे में आपके से मैं बात करने वाला हूं। आशा है आप इस एपिसोड को देखेंगे और ये एपिसोड कक्षा 12 के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। ये चैप्टर नंबर 2 से आपका लिया गया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 से गणित की किताब से, जो क्लास 12th की किताब है, उसमें से सेकंड चैप्टर लिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। जैसा कि गाइस मैंने इससे पहले आपको बताया था, मैंने आपको व्युत्क्रमणीय फलन की बात हमने की थी। व्युत्क्रमणीय फलन यानी जो इनवर्टेबल फंक्शन है, जो इनवर्टेबल फंक्शन है, इनकी मैंने आपसे बात की थी। इनवर्टेबल फंक्शन, इनके बारे में मैंने पिछले चैप्टर में आपसे बात की है। तो आपने देखा होगा सॉरी, इनवर्टेबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका जो एकाकी भी होते हैं, एकाकी और आच्छादक दोनों होते हैं। इस पे मैंने आपसे बात की है पिछले वाले चैप्टर में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बात की है 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग की बात की, आपसे। तो आपने देखा होगा यदि कोई फंक्शन एकाकी भी होता है, आच्छादक भी होता है, तो वह व्युत्क्रमणीय फलन होता है। सॉरी, वह इन्वर्टेबल और व्युत्क्रमणीय फलन होता है। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में इसको आसानी से आपको बताया है और समझाया है, और आपने मैं आशा करता हूं कि आपने वो अच्छी तरह सीखा होगा। चलिए, आज प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है। जैसा कि आपने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रखा है, जो छोटी क्लासेस में हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा है, और जब हम 11th में थे तो हमने त्रिकोणमिति फलन पढ़े हुए हैं। अब आज हम 12th क्लास में, ये आपका कक्षा 12 के लिए बहुत उपयोगी सेशन होने वाला है। तो गाइस, कक्षा 12 के जो बच्चे हैं वो इसे पढ़ सकते हैं और भी इसे पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपका गणित दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में व्युत्क्रमणीय फलन बताया है। व्युत्क्रमणीय फलन जो होता है वो एकाकी और आच्छादक दोनों होता है, जिसको हम 1-1 और ऑन टू मैपिंग कहते हैं। तो और इससे जो आपकी पहले की क्लासेस है उनमें आपने एक तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जाना है, और जब आप 11th में थे तो त्रिकोणमिति फलनों के बारे में आपने विस्तार से चर्चा की है, वहां पढ़ा है आपने। तो इस वाले में हम प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, यानी इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स है ये। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स की। तो इसको अगर हम एक परिभाषा के माध्यम से, जैसा कि हम समझते हैं, तो अगर उसे समझना चाहते हैं तो वो क्या है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा आप उसे समझेंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं, अगर मैं सपोज बात करता हूं प्रतिलोम फलन की, मैं प्रतिलोम फलन की बात करता हूं, तो 1 by 1 करके आप समझते रहेंगे तो चीजें आपकी क्लियर होंगी। प्रतिलोम फलन, अब प्रतिलोम फलन में यदि हम कहते हैं f such that x tend to y, यानी एक फंक्शन x से y में है, वो इस प्रकार से है such that, इस प्रकार से है कि y is equal to fx। एक फलन f such that x tend to y इस प्रकार से है कि y is equal to f of x, जो कि
क्या होगा? आई थिंक आप समझ गए होंगे, एकाकी होगा, एकाकी होगा और आच्छादक भी होगा, ये दोनों होगा, आच्छादक भी होगा, इसीलिए तो प्रतिलोम फलन कहलाएगा। ये आपने पहले पढ़ लिया है। तो आच्छादक भी होगा। अगर ये फलन अगर एकाकी है और आच्छादक भी है तो इसका मतलब हुआ इसका जो तो अगर मान लीजिए इसमें हम ये कह देते हैं कि एक फलन g, अगर एक फलन g को परिभाषित किया जाता है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसमें परिभाषित किया जाता है परिभाषित किया जाता है जो कि प्रतिलोम है, इसका किया जाता है, इसका प्रतिलोम है, तो इसका मतलब है g such that y टेंड टू x होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि y f ऑफ x है, जिसमें कि जो फलन है वो x टू y है, तो अगर इसका प्रतिलोम फलन कोई g परिभाषित किया जा रहा है इसमें, तो g such that ऐसा होना चाहिए कि उसको y टेंड टू x होना चाहिए। और जो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है कि आप इसे समझेंगे x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। ये अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसका प्रतिलोम क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए। और ये अगर ये आच्छादक है और एकाकी है तो इसका मतलब जो कि क्या होना चाहिए? एकाकी और आच्छादक होना चाहिए, और आच्छादक होना चाहिए, आच्छादक होगा, ये आच्छादक होगा। यदि ये फलन x टू y में है और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए परिभाषित किया जा रहा है, और अगर ये 1 1 और ऑन टू है तो इसका प्रतिलोम जो होगा g सच दैट y टेंड टू x होना चाहिए, और वो फलन x इज इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, तो इसे 1 1 और ऑन टू भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये परिभाषित फलन है ये प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो आप प्रतिलोम फलन की परिभाषा समझ गए होंगे। प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं? प्रतिलोम फलन का मतलब हो गया इनवर्स हो गया। अगर हम y ऑफ एफ एक्स कह रहे हैं तो अब आपने कहना है x इज इक्वल टू एफ वाई, मतलब इसको यहाँ ले आना है, इसको यहाँ लेना है। और जो आपका फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होगा? यहाँ x टेंड टू y होगा, तो यहाँ g सच दैट y टेंड टू x हो गया। तो आई होप ये आप कुछ पहले की जो चीजें आप समझे हुए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसी में चीजें आपको जोड़ दी जा रही है, और एक नया प्रकार का टॉपिक हमारा डिफाइन हो जा रहा है। तो इसलिए आप प्रतिलोम फलन को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ त्रिकोणमितीय फलन के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर आप प्रतिलोम फलन समझ गए हैं तो अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में बात करते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय फलन लाते हैं इसके अंदर। अभी तक हम केवल प्रतिलोम फलन की बात कर रहे थे, तो अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताऊंगा। इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर को करने के लिए आपको सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। यानी जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उनको आपको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, उनको समझना होगा, और उन्हीं के द्वारा सारे जो एक्सरसाइज होंगी सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जो भी इसमें आपको फॉर्मूले में बताऊंगा, जो भी यहाँ पर उसके फॉर्मूले होंगे, ट्रिक होंगे, उन्हें आप समझेंगे और उन्हीं के अनुसार हम एक्सरसाइज करेंगे। बहुत आसान होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय फलन आपने लेना है, और इसका क्या लेना है कि प्रांत और परिसर, ये आपको याद होनी चाहिए। प्रांत और परिसर, यही लिख देता हूं मैं, प्रांत और परिसर, ये दो बात को आप अच्छी तरह समझेंगे। प्रांत है और आपका परिसर है। आए हो, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस बात को समझाना चाहता हूँ। आपको त्रिकोणमितीय फलन समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्रतिलोम फलन समझाया। अब यहाँ हम, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो इसलिए हम त्रिकोणमितीय शब्द उसमें लाएंगे, त्रिकोणमितीय को लाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा त्रिकोणमितीय फलन। तो मीन्स दैट त्रिकोणमितीय फलन के अब हम यहाँ पर प्रांत और परिसर को जानेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो रिमेंबर, आपको क्या करना है, एक तरफ फलन लिखना है, इस चार्ट को बढ़िया से बना लेना है और इसे समझ लेना है कि ये क्या कह रहा है, प्रांत और
इसका परिसर। ठीक है, इसे मैं अगर इस तरह से चार्ट के रूप में बना देता हूं तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। इस चार्ट को बहुत बढ़िया से समझना है, बहुत बढ़िया से इसको समझना है कि किस तरीके से प्रांत, अच्छा मैंने आपको प्रांत बता दिया है और परिसर भी मैं आपको रिलेशन वाले चैप्टर में अच्छी तरह से आपको समझाया हूं कि प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। जैसे जो भी डोमेन होते हैं यानी जिनको हम लेते हैं तो वो प्रांत हो जाते हैं और उससे जो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है वो परिसर में आ जाता है। तो अब फलन कौन से होते हैं त्रिकोणमिति? साइन होता है, कॉस होता है, उसके बाद टेन होता है, उसके बाद कॉट होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कोसेक होता है। ये आपके त्रिकोणमिति फलन है। अभी हम प्रतिलोम की बात नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन की बात कर रहे हैं और इसके हम क्या लिखना चाह रहे हैं आपके सामने? प्रांत और परिसर। तो ध्यान रखिए ये आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे याद करना होगा, समझना होगा, जिसका प्रयोग आप डिफरेंट टाइप की जो एक्सरसाइज आपके पास आएंगे उनको करने में आप लगाएंगे। जैसे साइन का मान है, ठीक है, साइन के जो प्रांत होते हैं बच्चों वो आर होते हैं, यानी रियल नंबर, यानी जितने भी रियल नंबर आप लोगे तो वो सब क्या होंगे? इसके प्रांत बन जाएंगे, यानी जो रियल आप वैल्यूज आप लेंगे तो उनको आप प्रांत कहेंगे। और जो परिसर हो जाएगा इसका, उसका -1 to 1, -1 to 1, लेकिन रिमेंबर -1 to 1 इन क्लोज्ड इंटरवल। I have already told you in the chapter of relation that closed interval and open interval, ये क्या है? आपका क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज्ड इंटरवल है तो इसका मतलब इसके अंदर जो रेंज होगा वो -1 से 1 तक होगा, इसके अंदर क्लोज होगा, जो भी वैल्यूज आएंगी वो इसके अंदर क्लोज हो जाएंगी, यानी इसके अंदर आएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि परिसर क्या होना चाहिए इसका। उसके बाद जो कॉस है उसका भी रियल नंबर ही है और इसका जो रेंज है वो भी -1 और 1 ही होता है। इस चार्ट को समझना है और याद भी करना है, इसी का प्रयोग हमारे उसमें होगा। अब जब हम 10 की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाना है r माइनस, यानी रियल नंबर के अलावा ये नहीं होने चाहिए। जो रियल नंबर होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, उसमें से आपको माइनस क्या कर देना है? x सच दैट, ठीक है, x इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है, 2n+1 π/2, यानी इस वैल्यू को आपने नहीं लेना है, रिमेंबर, ओके। और यहाँ पर जो n आपका इस्तेमाल हुआ है वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है आपका कोई भी पूर्णांक है, यानी कि z नंबर है, कोई भी पूर्णांक को रिलेट कर रहा है। n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसको आप रख देंगे। तो ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए रियल नंबर में से, इनको माइनस कर देंगे तो वो इसका प्रांत होगा। आप इनको, इन वैल्यूज को नहीं लेंगे, ये माइनस का मतलब ये हो गया। तो आप इसको समझ लें अच्छी तरीके से। अब इसका जो वो परिसर आएगा वो r आएगा, परिसर में r आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉट का, ये 10 का हो गया। अब ये कॉट में भी बिल्कुल सेम चीज होनी है, बस थोड़ा सा अंतर ये आ जाना है कि r माइनस आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू n पाई ओनली। यहाँ पर n पाई आना है, क्या आना है? n पाई आना है, और n आप जानते ही हैं, तो इसमें भी रियल नंबर ही आएगा इसका। उसके बाद आता है सेक। सेक में क्या आना है? सेक में जो कॉस है उसका उल्टा कर दीजिएगा, यानी r माइनस इसमें आपका x सच दैट, इसमें भी है x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2, लेकिन इसका जो रेंज है वो -1 to 1 है। और जो कोसेक है उसका भी यही है, रियल x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर n पाई आ जाएगा, x बिलोंग्स टू n पाई, ठीक है, बिलोंग्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z होता है। तो यहाँ पर भी आपका रेंज -1 और 1 ही आएगा। तो गाइस इसको समझने का बहुत अच्छी तरह आपको प्रयास करना है। अगर ये चार्ट आपको आता है तो त्रिकोणमिति फलन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके बाद आपको जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, चूंकि हमको उसका स्टडी करना है तो हम सहारा इसका लेते हैं, क्योंकि हम ये समझे होंगे तो इसका हम रिवर्स भी कर पाएंगे, इनवर्स भी कर पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से रखें कि फलन अगर आपके पास साइन है तो उसका रेंज, उसका जो डोमेन होगा वो r होगा, और उसका जो रेंज होगा वो -1 to 1 इन क्लोज्ड इंटरवल होगा। और अगर कॉस होगा तो r प्रांत हो जाएगा उसका, और जो परिसर हो जाएगा -1 to 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब 10 हो जाएगा तो r माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2, मतलब इसको छोड़ देंगे, बाकी जितने रियल नंबर होंगे वो इसके अंदर आएंगे, तो वहां जो रेंज मिलेगा आपको रियल नंबर ही मिलेगा।
इसी तरीके से कॉट का एन पाई हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा और इसका रेंज भी आपको आर ही मिलेगा। लेकिन जब सेक की बात आएगी तो जो कॉस का है वही देखिए आप आर में से माइनस कर देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाई 2 और माइनस 1 to 1 आ जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल के अंतर्गत कॉसेक की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन पाई, तो आपका -1 to 1, ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ये हो जाएगा। तो गाइज आप समझ पाए होंगे कि अगर आपके पास कोई त्रिकोणमितीय फलन होता है तो उसका प्रांत और सहप्रांत और सॉरी रेंज क्या होता है। अगर आप इसे समझ गए हैं तो इसी आधार पर हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं। देखिए वहां पर क्या होने वाला है, यहां पर इनवर्स आ जाना है। क्यों इनवर्स आना है? बिकॉज हम अब बात करेंगे प्रतिलोम, यही चीज रहेगा, बस इसमें आ जाएगा प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है यानी आप इनवर्स करने जा रहे हैं, यानी अब आपका साइन इनवर्स हो जाएगा। अब आपका साइन इनवर्स हो जाएगा तो साइन इनवर्स का जो प्रांत हो जाएगा वो इधर आ जाएगा, देखो इनवर्स हो जाएगा, वैल्यू इधर आ जाएगी। तो अब इधर क्या आ जाएगा -1 to 1। आप कह रहे थे ना कि आपका जो परिसर था, जो त्रिकोणमितीय फलन था, उसमें ये था, तो अब आपने जो डोमेन लेना है वो प्रांत लेना है, वो -1 to 1 ही लेना है इनवर्स वाले में, क्योंकि आप इनवर्स कर रहे हो ना उसका, तो उसका जो परिसर होगा वो इधर हो जाएगा। अच्छा, अब इसी प्रकार से अब आपने क्या लिया, अब जो इसका परिसर हो जाएगा, इसका जो रेंज होने वाला है वो -π/2 π/2 होने वाला है। यानी जो इसके मुख्य मान होंगे, जो शाखा होगी इसकी, उसके अंतर्गत जो वैल्यू आएंगी वो -π/2 to π/2 आएंगी। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम अगर कॉस में ले लेते हैं, कॉस इनवर्स ले लेते हैं, तो उसमें भी आपने -1 1 देखा था, तो इसमें भी आपके पास अब ये जो आएंगे, इसकी वैल्यू आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें ये आने वाला है 0 to π, 0 to π। ठीक है, उसके बाद 0 to π। अब उसके बाद r माइनस, अब उसके बाद ये इनवर्स हो गया। अब उसके बाद कॉसेक इनवर्स लेते हैं, देखिए हम कॉसेक इनवर्स लेंगे तो r माइनस साइन का इनवर्स हो जाएगा, यानी -1 to 1। ये नहीं होने चाहिए, r माइनस -1 to 1, यानी ये चीज नहीं होगा, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ ये आ जाएगा। तो वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा π/2, ये था देखिए -π/2, ठीक है, और π/2 ये था। इसमें आप माइनस कर देंगे, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए डिफाइन नहीं है। ये -0 कर दिया तो यानी कि ये डिफाइन इसके लिए नहीं है, इसके लिए है। तो इसमें से अगर ये आ रहा है तो आप माइनस कर देंगे आप, तो यानी उस समय आपका जो परिसर होगा वो इसके अलावा होगा, इसके लिए परिभाषित नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। तो आई होप समझ पा रहे होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके बाद सेक इनवर्स की बात करते हैं, तो सेक इनवर्स में भी r -1 to 1 आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी इसमें भी, सेक में भी। और यहाँ पे आपका हो जाना है 0 to π, 0 to π स्मॉल ओपन इंटरवल में, और इसे हमने माइनस कर देना है, इसमें ये नहीं आना है, आप इसको ध्यान देंगे, π/2 नहीं आना है। इसलिए जब सेक इनवर्स होगा तो आपका ये चीज हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान देंगे। आप जैसे टेन और कॉट की बात जब हम करेंगे तो आप जब हम टेन इनवर्स की बात करेंगे तो टेन इनवर्स में क्या आ जाएगा, अगर जब इसका इनवर्स लगा देंगे तो आपका रियल नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ आना है -π/2 π/2, -π/2 और π/2 आ जाना है। तो समझ पाए होंगे आप इतनी चीज को। अब ठीक है, अब इसी तरीके से टेन इनवर्स आपका आ गया, तो कॉट इनवर्स में आपका ये इसी तरह से आप कॉट इनवर्स का भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी सबका आपने ये रेंज आपको मालूम होना चाहिए और प्रांत आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें हम एक चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है गाइस, जो अगर आप इस चार्ट को समझ जाते हैं तो एक बात को समझना इससे आगे ये जरूरी है कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है, तो वो मैं बताने जा रहा हूं, तो आप उसे देखेंगे। जैसे कभी भी आप ध्यान रखें, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स में ये है और ये है, इन दोनों में आपको भ्रांति नहीं करनी है, अपने मन में भ्रम नहीं फैलाना है। ये सीधा सीधा 1/sin x है, इसको हम 1/sin x कहते हैं, आप समझ गए ना। इनवर्स का मतलब 1/sin x हो गया, लेकिन ये साइन इनवर्स x को हम 1/sin x
नहीं लिख सकते। तो एक तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इस तरह से इसके अंदर आपको भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि ये सीधे-सीधे उसको आपको समझना है वो है और ये इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स है, यहाँ पर टोटल का इन्वर्स नहीं है। तो ये डिफरेंट थिंग होगी। अच्छा, अब दूसरे रूप से अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चाह रहा हूँ, उस पर ध्यान गौर करेंगे आप। एक तो होता है मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, इसको बोलते हैं गाइस प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके मेन आने वाला है काम में। और एक होती है मुख्य शाखा, ये दो आप चीजें आप समझ जाइए, एक आपका प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगी और एक आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, इन्हीं से आपका सारी बात बनेगी। अब आप समझिए, सबसे पहले जो मुख्य शाखा होती है ये क्या है, ये त्रिकोणमिति फलनों की एक ऐसी विशेष शाखा है। त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं उनकी एक ऐसी विशेष शाखा है जिसमें क्या होता है जिसमें यानी कि त्रिकोणमिति फलनों की किसी शाखा विशेष का उल्लेख नहीं होता है इसमें। यानी ये वो मुख्य शाखा होती है जिसमें त्रिकोणमिति फलनों का विशेष उल्लेख नहीं होता है। तो यानी ऐसे फलनों को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस ऐसी शाखा को मुख्य शाखा कहते हैं। तो इसका तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है जिसमें त्रिकोणमिति फलनों की किसी शाखा विशेष का उल्लेख नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब दूसरा जो है मुख्य मान है। मुख्य मान क्या होता है, त्रिकोणमिति फलनों का वह मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू, ये मैं लिख देता हूं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, आप लिखिए, किसी त्रिकोणमिति, ठीक है ना, फलन का मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है, जो मुख्य शाखा में स्थित होता है। ये समझना बहुत जरूरी है, यही कठिन बात है इस पर। मुख्य शाखा में स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। यानी जो मुख्य मान होता है वो त्रिकोणमिति फलन का वह मान होता है जो का मुख्य मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है। और मुख्य शाखा त्रिकोणमिति फलनों के का जो है उसमें क्या होता है, कोई विशेष उल्लेख नहीं होता है। मतलब शाखा विशेष का मतलब उसमें हम उल्लेख नहीं करते। तो ये सब क्या है गाइस, इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से इसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमेशा कभी भी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है यानी जिसको मुख्य मान कहते हैं, ये हमेशा क्या होती है, ये थीटा की होती है। किसकी होती है, थीटा। अब ये थीटा दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव हो सकता है। तो गाइज आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि अगर पॉजिटिव होता है तो नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। अगर नेगेटिव होता है तो इसमें चेंज होना है। सबसे पहले तो आप अपने मन में ये बात बताएंगे, ये बात रख लेंगे कि इसमें नो चेंज है और उसमें चेंज होना है। नेगेटिव आएगा तो चेंज होगा और जब पॉजिटिव आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि इसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझाइए, तो हम इसे एग्जाम्पल के मदद से समझाते हैं और फॉर्मूला भी आपको समझा देते हैं। जैसे मान ले जाए, अगर सपोज करो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, देखिए ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटीज भी बन जाएंगी। साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है तो इसका जो मान होता है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। मतलब जब आपका यहाँ माइनस आएगा, थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। जब ये थीटा पॉजिटिव होगा तो उस वक्त इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, चेंज आ गया। देखो आपने इसको बाहर ले लेना है। अब जैसे कॉस इनवर्स थीटा है, माइनस थीटा है, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आ जाना है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा आ जाना है। तो इस चीज को आप समझेंगे कि जब माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होगा। यानी कि जैसे सपोज करो हम साइन इनवर्स साइन थीटा कह रहे हैं, ओके, साइन इनवर्स साइन थीटा कह रहे हैं, तो आप इसे आप साइन से साइन को काट देंगे तो आप थीटा लिख सकते हो, बिकॉज ये पॉजिटिव है। तो पहली बात तो इसमें आप चेंज नहीं करेंगे,
तो आप डायरेक्ट साइन से साइन को काट के आप थीटा लिख सकते हैं। जैसे कॉस इनवर्स, अगर मान लीजिए सपोज करो यहां पर क्या होता, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा होता, या मैं कहता हूं कि इसकी जगह मान लीजिए 1/2 होता। तो अब आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स, सबसे पहले आपका काम होगा माइनस को बाहर में चेंज होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, यहां पर गलती आप ना करें, क्योंकि जब माइनस है तो ये चेंज आएगा, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ 30 डिग्री, किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। साइन 30 को क्या बोलते हैं, π/6, अगर इसको रेडियन में बदल देंगे तो साइन साइन फिनिश हो गया तो माइनस रहा, तो आपके पास क्या आ गया, ये π/6 आ गया, माइनस π/6। अब जब आपने वहां रेंज, अभी इससे पहले हमने जो बताया था उसमें आपको बताया था जो साइन की वैल्यू आनी है वो -π/2 से π/2 के क्लोज्ड इंटरवल के अंदर तक ही आनी है, इससे वैल्यू बाहर आ नहीं सकती है माइनस। तो आप देख रहे हैं कि -π/6 इसके अंदर है। तो गाइज आप समझ पा रहे हैं यानी इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है वो -π/6 इसी के अंदर आ रहा है, बाहर नहीं आ सकता है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं। तो एक बार चलिए इसको बना लेते हैं हम, cos इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा हो जाएगा, और जब हम tan इनवर्स माइनस थीटा कहेंगे तो इनको डिवाइड कर देते हैं, आपको पता ही है त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो -tan इनवर्स थीटा हो जाती है। और जब cot इनवर्स माइनस थीटा की बात होती है, तो जब cot इनवर्स माइनस थीटा की बात होती है तो पाई माइनस cot इनवर्स थीटा हो जाता है। और जब आपके पास sec इनवर्स माइनस थीटा की बात होती है तो ये आपके पास आता है sec इनवर्स माइनस थीटा, आपके पास हो जाता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। और जब cosec इनवर्स की बात, थीटा की बात आती है तो cosec इनवर्स माइनस थीटा आपके पास हो जाता है माइनस cosec इनवर्स थीटा। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, साइन इनवर्स माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा, cosec इनवर्स माइनस थीटा होगा तो माइनस cosec इनवर्स थीटा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे उल्टे हैं। ठीक है, अच्छा, cos इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा है, तो sec इनवर्स थीटा भी देखिए उसी तरह से है, उसका भी पाई माइनस sec माइनस इनवर्स थीटा है। cos इनवर्स माइनस थीटा तो इसका भी वही होगा। अब इसकी तरीके से ये भी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस tan इनवर्स थीटा है, तो इसका आपका क्या हो गया, पाई माइनस cot का पाई माइनस cot इनवर्स थीटा हो जाएगा, या खाली cot इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसको आप कर लेंगे, तो इनका प्रयोग अगर आप करेंगे तो गाइज आपके समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन को बदलते हैं, उनका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चलिए हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूले आपको बुक्स में मिल सकते हैं, आप उनका स्टडी बुक्स करिएगा और विस्तार से इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इसको और अच्छा बनाएंगे आपके लिए। जैसे इसमें थोड़ा सा ग्राफ भी हम समझेंगे कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, टेन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें एक कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूं, जैसे सपोज करो एक कुछ और इसमें आइडेंटिटीज है जो आपके काम आएंगी। साइन इनवर्स 1/x अगर ऐसा होता है तो आप इसे cosec इनवर्स x लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से अगर cos इनवर्स 1/x होता है तो निश्चित इसे आप sec इनवर्स x लिखेंगे, नो डाउट, है ना। और जब आपके पास tan इनवर्स क्या होता है, 1/x होता है तो आप इसे cot इनवर्स x लिखेंगे। और जब cot इनवर्स 1/x होगा तो डेफिनेटली इसे tan इनवर्स x लिखेंगे। और जब sec इनवर्स 1/x होगा तो गाइस ये क्या हो जाने वाला है, ये आपके पास cos इनवर्स x हो जाने वाला है। और जब cosec की बात होगी तो इसका मतलब निश्चित ये क्या हो जाएगा, ये sin इनवर्स x हो जाएगा। आई थिंक आप ये सारे इनको ये वैल्यूज को आप समझ गए होंगे, इनका प्रयोग होगा। कहीं पर आपको sin इनवर्स 1/2 दिया हुआ है तो आप उसे cosec इनवर्स 2 में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनमें परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे ये आइडेंटिटीज भी आपको आनी चाहिए। चलिए इसके बाद अब हम कुछ प्रश्नों पे आते हैं जो आपको बताई गई सारी चीजों को आप समझ पाएंगे कि भाई वास्तव में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर करना हमें क्या है। देखिए इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, साइन इनवर्स 1/√2। मेरा एक सवाल है, साइन इनवर्स अपने आप ले लिया है मैंने, साइन इनवर्स 1/√2। अब मुझे इसका प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, का मुख्य मान क्या होगा। तो जब इसे निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल टू इसे लिख देते हैं। सबसे पहले इसे y इक्वल टू लिख देते हैं।
अब उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स का, इसको जरूर लिखना है, का मुख्य मान मुख्य शाखा परिसर, इसका क्या है, इसको जरूर लिखना है, शाखा परिसर। क्या लिखना है, शाखा परिसर। साइन इनवर्स का मुख्य मान मुख्य शाखा परिसर क्या है, इसको हमें जरूर लिखना है। ये आपने पढ़ा है, आपको बताया था मैंने कि -π/2 to π/2, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, इसके अंदर आना चाहिए। इस बात को आप अपने माइंड में रखेंगे तो सिंपल हो गया। y = साइन इनवर्स 1/√2 आपको दिया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसमें नो चेंज होना है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स आपका यहाँ पर आ जाना है, साइन इनवर्स आपका आ जाना है। अब ये साइन किसके लिए होता है, 45 के लिए होता है, ठीक है। तो 45 को क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। तो इसका मतलब साइन साइन कैंसिल हो गया, तो आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा, y = π/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखिए क्या ये इसके बीच में आ रहा है, यस आ रहा है। तो इसलिए जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो आपका आंसर जो है इसी के बीच में होना चाहिए। जब अभी छोटे सवाल कर रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे, जब बड़े सवाल करेंगे तो इतने सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं। तो गाइज इसको आप समझ पाएंगे, सरल सवाल है। देखिए अगर आपको मुख्य मान आता है तो आपके लिए कोई कठिन होने वाला नहीं है। चलिए एक सवाल और लेते हैं। अगर ये होता साइन इनवर्स -1/2, अगर ऐसा होता, अब ये प्रश्न होता, तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं प्रिंसिपल वैल्यू की मान बता रहा था, समझा रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि जो थीटा है वो अगर पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं आएगा, नेगेटिव है तो चेंज आएगा। सबसे पहले आप इसमें लिख देंगे साइन इनवर्स -θ = आपका जो फॉर्मूला है ये लगा देंगे आप, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो आप लिखते हो इसमें साइन इनवर्स के का मुख्य मान मुख्य शाखा परिसर, ये क्या है इसका, अभी आपको बताया है, ये है आपका -π/2 π/2। तो इसका मतलब हो गया आपके पास y = आपने जो ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिख दिया है आपने, y = लिख दिया है, तो y = साइन इनवर्स -1/2। तो करने का तरीका क्या होगा, पहले आप माइनस को बाहर ले लेंगे, साइन इनवर्स 1/2 कर देंगे। अब ये देखेंगे कि साइन इनवर्स ये किसके लिए आता है, साइन 30 के लिए आता है, तो 30 मीन्स साइन π/6, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो गाइस क्या आएगा, π/6, बट ये माइनस था तो -π/6। अब आप देखिए क्या उसके बीच में आ रहा है, यस आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना है। इसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, सरल है। अब ये अगर आप छोटे सवाल समझ पाएंगे तो इसके बड़े सवालों को भी बहुत आसानी से आप कर जाएंगे। तो इसलिए पहले आप छोटे सवालों को समझना आपको जरूरी है। अब इसके बाद कुछ सवाल और भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे देता cos इनवर्स -1/√2, सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमने y = कर लिया। तो सीधे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब माइनस होता है थीटा, तो मैंने आपको बताया कि इसको आपको -cos इनवर्स 1/√2 कर देना है। क्यों किया ऐसा, इसलिए किया कि cos इनवर्स -θ आपका क्या होता है, पाई माइनस, ये होता है, यहाँ लिख देता हूँ, पाई माइनस cos इनवर्स θ होता है। तो आप यहाँ पर पाई माइनस लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, आपने इसका ये पॉजिटिव कर देना है और पाई माइनस लिख देना है। अब आपको पता है cos इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, का मुख्य मान, गाइस इसी प्रकार से आपको ये tan इनवर्स cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 ये क्वेश्चन है। इसको अब जब आप करेंगे तो tan इनवर्स 1 को x मान लेंगे, cos इनवर्स -1/2 को y मान लेंगे और sin इनवर्स -1/2 को z मान लेंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है x + y + z। शॉर्ट में आपने निकाल लिया। पहले x को आप 3 पार्ट कर दीजिएगा, x = tan इनवर्स 1 हो जाएगा, y = cos इनवर्स -1/2 हो जाएगा और z = sin इनवर्स -1/2 हो जाएगा। तो पहले हम इसको करेंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो नो चेंज, tan इनवर्स tan π/4 आएगा, तो यहाँ से tan कैंसिल हो गया तो π/4 आ गया। एंड सिमिलरली बिकॉज यहाँ माइनस है तो रिमेंबर एंड टेक सम प्रिकॉशन, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3, बिकॉज 1/2 π/3 के लिए होता है, तो ये cos कैंसिल हो जाएगा तो π/3 आ जाएगा, तो पाई माइनस π/3 को हम 2π/3 लिखेंगे।
third one z sin inverse minus 1 by 2, because here is again minus, so theta is minus, so sin inverse minus theta is minus sin inverse theta. Then we can change here minus sin inverse 1 by 2. So this minus sin inverse 1 by 2 is also can be written as like sin pi by 6. Sin is cancelled, so remaining is minus pi by 6. Now x plus y plus z, because x is here, y is here, z is here. So we can add these as similar as, so we get like 3 last finally we get 3 pi by 4. तो गाइस इस प्रकार से ये अब आपका आज चूँकि समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में अच्छा बताऊँ, तो ज़्यादा लंबा ना कर करके आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप त्रिकोणमिति जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 और उसके एक्सरसाइज 2.1 को हमने करने का प्रयास यहाँ पे किया है, उसे आप अच्छी तरह से समझे होंगे, परख लिया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, तो आप उसे मुझे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि सर हमें यहाँ दिक्कत आई है, आप उसको रिपीट कर दीजिए या इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए, तो मैं उसे आपके लिए दोबारा से अलग से वीडियो बना करके उसे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए मैं आपसे अब ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेयर और लाइक तो करेंगे ही करेंगे, साथ में मेरे इस गणित दर्शन चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और इसे अपने अन्य साथियों को भी अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के आप मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को अगर यदि आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप अपने जो एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आपको मदद मिलने वाली है। तो गाइज़ आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।